अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था। इस वाले लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हाइट एक्चुअली क्या है? द ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस रीच्ड एज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस जो है वर्टिकली, ये वाली जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ से लेके, यानी हॉरिजेंटल से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस वो कवर करता है वर्टिकली, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाता है? हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम हाइट निकालने के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इसमें अब क्योंकि बॉडी जो है वो वर्टिकली हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो जो भी इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे वो वर्टिकल वाला लेंगे। ठीक है, यानी जो इसका इनिशियल कंपोनेंट होगा वी आई साइन थीटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब एक बॉडी जो है वो हाइट पे जाती है, जैसे मैंने कल आपको बताया था प्रोजेक्टाइल में, तो यहाँ पे जाके बॉडी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाता है ज़ीरो। तो इनिशियल कंपोनेंट यहाँ पे होगा वी आई बाई वी आई साइन थीटा, और जो फाइनल कंपोनेंट वो होगा ज़ीरो हाइट पे पहुँच के। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यानी मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे यानी ये वाला जो ए की वैल्यू होगी वो होगी -g। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसकी डेफिनेशन है द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा कि बॉडी ने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ तक होता हुआ इस तरह से इस जगह पे आके जो है वो वापस गिर गया। तो यहाँ तक लेके, यानी लॉन्चिंग से लेके जितनी देर तक वो ज़मीन से टकराने से पहले तक जितनी देर वो हवा में रहा, वो क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, क्योंकि वापस अपनी दोबारा से ग्राउंड लेवल पे आ जाता है, तो s इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। इसमें a जो है वो वर्टिकली जाता है ना ऊपर की तरफ, तो a जो है वो -g के बराबर होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो भी वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट ही होगा वर्टिकल का, वी आई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के बाद जो इक्वेशन जो है वो हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट की आती है, टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्ड और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज है मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देख लेते हैं कि रेंज क्या होती है। तो ये वाला जो है वो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री मैंने बना दी। तो ये वाली जो है ये कहलाएगी हाइट, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये वाला जो डिस्टेंस हॉरिजेंटली कवर करेगा ये क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हम इसमें यानी आर वाला जो आर है ये कहलाता है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मतलब कि हॉरिजेंटली ये जितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है वो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो डिस्टेंस मालूम करने के लिए, क्योंकि एक डिस्टेंस ही है ये, तो हमारे पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। एस की जगह पे हम आर लिखेंगे और वी की जगह पे लिखेंगे वी आई एक्स इंटू टी, यानी वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो, वेलोसिटी का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो इनिशियल होगा वही जो है वो फाइनल होगा, वी आई कॉज ऑफ थीटा वो लिख देंगे। और टी का मतलब है इतना डिस्टेंस कवर करने में इस वेलोसिटी के साथ जितना इसने टाइम लिया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले ही हम निकाल चुके हैं, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है वैल्यू। तो उसके बाद जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू, और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम r इज इक्वल टू वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आती है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर आता है। एक्चुअली हमें पता है कि साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, और इस तरह का फार्मूला हो तो उसको कैसे ओपन करते हैं? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? साइन थीटा के बराबर।
तो साइन 2 थीटा के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से ये आर की वैल्यू हमारे पास आ गई वी आई स्केयर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 थीटा। तो रेंज उस वक्त मैक्सिमम होगी जब ये वाला फैक्टर जो है वो मैक्सिमम होगा। तो ये वाला फैक्टर कब मैक्सिमम होगा, जब साइन 90 होगा। तो साइन 90 के लिए थीटा का क्या होना ज़रूरी है, 45, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 90 हो जाएगा। तो ये वाली जो हमारी रेंज है एट द एंगल ऑफ 45 मैक्सिमम होगी। यानी जो एंगल शुरू से हमने देना है प्रोजेक्टाइल को, ये वाला जो एंगल होगा प्रोजेक्टाइल का ये होना चाहिए 45। तो मैक्सिमम रेंज लेगा। 45 से ज़्यादा रखेंगे तब भी रेंज कम होगी, 45 से कम रखेंगे तब भी रेंज कम होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज जो है वो इसकी 45 पे होगी। तो ये तीन इसकी पैरामीटर्स थे, इसकी प्रॉपर्टीज़ थी इससे रिलेटेड। लास्ट जो है वो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक्चुअली क्या कौन सा मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल एक्चुअली इस तरह का मिसाइल होता है कि जो प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ जाता है और वो यानी वॉर हेड जो है वो उसके ज़रिए ट्रांसफ़र करवाया जाता है किसी भी टारगेट के ऊपर, ठीक है। वॉर हेड मतलब कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल, ठीक है, यानी वो ट्रांसफ़र जो है वो करवाया जाता है, यानी इस तरह से चलता है। और ये जो है वो टारगेट पे जाके जब गिरता है तो वो जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होगा ये उसको ट्रांसफ़र जो है वो करता है। और ये इसको ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल को। और इसका जो पाथ होता है वो कहलाता है बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, ठीक है। जब भी एक बैलिस्टिक फ़्लाइट यानी ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको यानी आप एक दफ़ा जो है वो जब थ्रो करते हैं तो ये इसके ऊपर दो यानी जब हवा में चला जाता है तो दो जो है वो इसके ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। एक तो वो जो ड्यू टू इनर्शिया यानी जब इसको लॉन्चिंग पैड से थ्रो किया जाता है तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो इसके ऊपर वो इनर्शिया की वजह से ये आगे को जाना चाहता है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो इसको नीचे की तरफ अपनी तरफ खींच रही होती है। तो हर तरफ से यही होता है और यहाँ तक कि ये ना तो हॉरिजेंटल मोशन लेता है ना वर्टिकल, बल्कि ये कुछ इस तरह का पाथ बनाता हुआ जाके अपने टारगेट के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। तो जब भी इसको पुश किया जाता है, इसको हवा में फेंका जाता है अपने टारगेट की तरफ, तो ये अंडर द इनर्शिया जो हमने शुरू से इसको पुश दिया हुआ है उसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही होती है तो रिजल्टेंट मोशन जो है वो इस तरह की जो है वो इसकी फिर बन जाती है। तो ये वाला जो है यानी हम ज़्यादातर इसको शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल्स जो है वो होते हैं, यानी वो मिसाइल जो अनपावर्ड और अनगाइडेड होते हैं उनको हम बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यानी जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी जो मोशन होती है रिजल्टेंट वो क्या होता है, तो सुपर पोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन, वन इज़ अ स्ट्रेट जो कि इनर्शियल फ्लाइट की वजह से होती है, ऐसे आगे को जाना चाहती है, और दूसरा जो है वो ग्रेविटी की वजह से जो है वो ये नीचे को जाना चाहता है, आगे को और नीचे को, और ये ना यानी कि इस तरह का मोशन जो है वो फिर इख्तियार करता है। यानी कि अब अगर देखा जाए तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो कर्व यानी कि होती है, जैसे हम प्रोजेक्टाइल की जो है वो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अगर हम अर्थ अप्रोक्सीमेशन की बात करें कि ये किस तरह की फ़्लाइट जो है वो लेता है, अगर अर्थ को जो है वो हम ऐसे फ्लैट की तरह से समझते हैं तो इसका जो पाथ बनता है वो पैराबोला बनता है। और अगर अर्थ को जो है वो हम ऐसे सफ़ियर की तरह से समझते हैं, अप्रोक्सीमेशन लें, तो तब इसका जो पाथ जो है वो एक एलिप्टिकल तरह का बनता है। ये एलिप्टिकल पाथ जो है वो ये इख्तियार करता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल हवा में जो है वो ऐसे फेंका जाता है तो वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्सेस जो है वो उसके ऊपर अमल कर रही होती हैं, यानी हवा की जो फोर्स है वो उसका पाथ जो है वो चेंज कर सकती है। तो शॉर्ट रेंज के लिए तो ये जो एरोडायनामिक फोर्सेस हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, ड्रैग फोर्सेस हैं, इनका असर कम होता है, यानी थोड़ी देर के लिए हवा में रहा और जल्दी अपने टारगेट को टच कर लिया, ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं यानी हवा में रहा, ठीक है, यानी शॉर्ट रेंज के लिए। तो तब तो एरोडायनामिक फोर्सेस जो है वो इतना ज़्यादा अमल नहीं करती। लेकिन जब लॉन्ग रेंज के लिए देखा जाए तो फिर एरोडायनामिक या जो रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, जो एयर की रेजिस्टेंस है वो बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसके पाथ को अपने टारगेट से जो है वो हटा सकती है। वो इधर को गिरने की बजाय इधर गिर जाएगा या और कहीं गिर जाएगा, हाइट जितनी लेनी होगी उतनी नहीं लेगा। तो एरोडायनामिक फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्सेस और ड्रैग फोर्सेस जो हैं वो बाज़ औक़ात ग्रेविटी से ज़्यादा अमल जो है वो कर लेती हैं, ठीक है। तो इसीलिए
ये वाला जो है यानी हम जब बात करते हैं तो हम निगलेक्ट कर देते हैं कि हम कह रहे हैं जी निगलेक्ट कर देते हैं, इसीलिए इसका पाथ जो है वो इस तरह का बनता है, लेकिन एक्चुअली पाथ जो है वो आइडियल पाथ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो होता है, ठीक है। क्योंकि एरोडायनामिक फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्सेस या जो भी ड्रैग फोर्सेस होती हैं वो अमल करती हैं। जब भी कोई चीज़ हवा में जाती है तो ग्रेविटी के बाद ये चीज़ें उसके ऊपर अमल कर रही होती हैं, तो वो बाज़ औक़ात ग्रेविटी कम पड़ जाती है और वो चीज़ें, वो जो फोर्स होती है वो ज़्यादा अमल करती है, जिसकी वजह से इसका पाथ जो है वो अपने एक्चुअल पाथ से ये हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए जब हमने एट हाई स्पीड एंड लॉन्ग ट्रेजेक्टरीज एयर फ्रिक्शन इज़ नॉट निग्लिजिबल, यानी जब हम फिर थोड़ी शॉर्ट रेंज के लिए हम बात करते हैं तब तो हम निग्लिजिबल कर देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बहरहाल जब हम वारफेयर का सिचुएशन जो है वो होती है, यानी कोई जंग की सूरत हाल होती है जहाँ पे हमने किसी भी मिज़ाइल को शूट करना होता है एक प्रॉपर टारगेट के ऊपर, तो फिर उसके लिए सारी कैलकुलेशन जो है वो की जाती है कि कितने एंगल से जो है वो इसको, कितना जो है वो इसका एंगल रखा जाएगा, कितनी हाइट लेगा, कितनी जो है वो रेंज लेगा, ये सारा कुछ जो है वो देखा जाता है। और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो एयर फ्रिक्शन है या जो हवा चल रही है उसकी वजह से इसका पाथ कितना आल्टर हो सकता है अपने एक्चुअल पाथ से। तो जब भी कोई इस तरह की वार की सूरत हाल होती है, वारफेयर की सूरत हाल होती है, तो तब मिज़ाइल को टारगेट पे फेंकने से पहले ये सारी कैलकुलेशन जो है वो की जाती है और देखा जाता है कि इसका कोई नुकसान जो है वो ना हो जाए, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज के लिए बैलिस्टिक मिज़ाइल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रेंज के लिए मिज़ाइल जो है वो इस्तेमाल होते हैं वो ग्रेटर प्रिसीजन के लिए और पावर्ड होते हैं और बाकायदा रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिज़ाइल्स होते हैं, जिनका पता होता है कि इतनी रेंज लेंगे और इतनी हाइट को अचीव करेंगे, इतनी देर तक हवा में रहेंगे और कब जो है वो अपने टारगेट के ऊपर जो है वो जाके गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर यानी इनको कंसिडर करना पड़ता है जब हम लॉन्ग रेंज के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हैं ये शॉर्ट रेंज के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं और ये अनपावर्ड और अनगाइडेड होते हैं। लॉन्ग रेंज के लिए जो है वो हम पावर्ड और रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिज़ाइल जो है वो यूज़ करते हैं। उनकी बाकायदा कैलकुलेशन की जाती है कि ये अपने टारगेट को कितने टाइम पे जाके अपने टारगेट को अचीव करेंगे, और अगर एरोडायनामिक फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्सेस है तो उनको भी कंसीडर जो है वो फिर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अल्लाह।